क्वेश्चन क्लास में नहीं डिस्कस होगा भाई, ठीक है। उसका आंसर है 6 और 5, ठीक है। कितने लोग कहा गया 6 और 5? भाई हमें भरोसा कम है, ठीक है। अगर आ गया हो तो ले आके चेक भी करा लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल 6 और 5। देखिए क्वेश्चन वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अलग इस तरीके से पढ़ा कि भाई वो आ गया पाएंगे, ठीक है। उसमें भी आपने गलती किया था, 6 और 5 आना चाहिए। अच्छा हम लोग क्या बात कर रहे थे? प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड रिएक्टिविटी फैक्टर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और रिएक्टिविटी। तो जो प्रोडक्ट होता है, फिर से समझ लीजिए, प्रोडक्ट ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू रिएक्टिविटी फैक्टर, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इसका मतलब क्या होगा। जैसे काफी सिंपल एग्जांपल, CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसका अगर आप क्लोरीनेशन करा रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिखा था कि एज द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस सेलेक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। सेलेक्टिविटी डिक्रीजेस यानी Br2 क्या है? Br2 लेस रिएक्टिव हाईली सेलेक्टिव, उसकी रिएक्टिविटी कम है तो सेलेक्टिव है कि भाई कुछ जगहों पे ही रिएक्शन करने की कैपेसिटी रख रहा है, ठीक है। यानी 1 डिग्री की तुलना में 3 डिग्री में 1600 टाइम्स का अंतर, इसका मतलब वो क्या? लेस रिएक्टिव। यही चीज F2 के लिए लिखते तो 1:1:1 का रेशियो आता है, ठीक है। वहां क्या इतना रिएक्टिव है कि सेलेक्टिविटी नहीं शो करता है, जो आएगा उससे रिएक्शन कर जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है सेलेक्टिविटी डिक्रीज करती है। चलिए एक दो क्वेश्चन इस टाइप का करेंगे तब समझ में आएगा मतलब क्या था। जैसे Cl2 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ HE, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? तो आपने कहा कि प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी तो है ये CH3 CHCl और यहाँ CH3, और दूसरा प्रोडक्ट हो गया आपका CH3 CH2 CH2, ये आपका Cl हो गया। दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। और आपने ये सीखा था कि भाई जनरली मोर स्टेबल फ्री रेडिकल गिव्स द मेजर प्रोडक्ट। आपको आइडिया तुरंत है कि ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल यहाँ है, मेजर प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन अब एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जाए तो अगर आप, ठीक है, प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसके लिए कितना है? तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसके लिए 2 का है। दोनों में से कोई हाइड्रोजन निकालिए आपका प्रोडक्ट यही बनेगा। समझ में आ रही बात? तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसके लिए कितना हो गया? 2 का हो गया। और रिएक्टिविटी फैक्टर तो 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1 डिग्री की तुलना में 3.8 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो 2 into 3.8 हो जाएगा। लगभग कितना आ गया आपका? 7.6 आ गया, 7.6। यहां देखा जाए तो यहां आप चाहे यहां से 3 हाइड्रोजन में से किसी एक को हटाइए, चाहे यहां में से 3 हाइड्रोजन किसी एक को हटाइए, प्रोडक्ट तो वही बनने जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर 6 का है और रिएक्टिविटी फैक्टर 1 का है, 5 नहीं। प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसके लिए 6 का, वो यहां से कैलकुलेट करेंगे, वहां से नहीं। तो 6 हाइड्रोजन में से किसी एक को हटाएंगे, वही प्रोडक्ट बनेगा। तो 6 इंटू रिएक्टिविटी फैक्टर 1 ये 6 हो गया। यानी जो प्रोडक्ट का रेशियो है वो 7.6:6 का रेशियो हो जाएगा। या परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब हुआ 7.6 अपॉन टोटल। तो टोटल मतलब 7.6 प्लस आपका 6 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज यील्ड आ गया। और यहाँ आपका 100 में से घटा सकते हैं 6 अपॉन 7.6 प्लस 6 इंटू 100 आ गया। अगर लगभग इसको कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेट करें जल्दी से, कैलकुलेटर से कर लिया, जैसे भी करें तुरंत बताइए इसके आंसर। 60% के ऊपर आएगा मेरे ख्याल से, या चेक करिए, अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए। चलिए 55.9 मतलब लगभग 56% ही हो गया। और ये आपका कितना हो गया? लगभग 44% हो गया। इसका मतलब ये है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा कि मेजर प्रोडक्ट तो ये है, लेकिन ये क्या वो पीछे है? नहीं, ठीक है। लगभग बराबर का ये रेशियो होगा, ठीक है। मतलब ये मेजर प्रोडक्ट है नो डाउट, 50% से थोड़ा ऊपर है, ये 50% से थोड़ा सा नीचे है, तो बहुत डिफरेंस नहीं आ पाया।
मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल गिव द मोर स्टेबल फ्री रेडिकल विल गिव द मेजर प्रोडक्ट। बात तो सही हो गई, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि Cl2 ज्यादा रिएक्टिव है। Cl2 की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। वो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगेन यहाँ परसेंटेज, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट में जहां वैल्यू दी रहेंगे और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज या रेशियो करना होगा। तो रेशियो तो 7.6:6 का रेशियो आ गया। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये माइनर। और माइनर मतलब ये नहीं बहुत कम, माइनर मतलब आपको लगभग 50% पे भी अप्रोच कर रहा है। अब एक और एग्जांपल चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जांपल इस प्रकार से है CH3CH CH3। ठीक है, मेक इट प्रॉप ब्यूट आइसोब्यूटेन। तो यहां अगर आप सिमिलर कैलकुलेशन करते हैं Cl2HNu, तो आपके दो प्रोडक्ट क्या क्या हो गए? यहां थोड़ा जल्दी से कर लिया जाए। एक तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट ये हो जाएगा। आगे इसके लिए हमको जरा प्रोबेबिलिटी फैक्टर बताइए। ऊपर वाले के लिए 1 प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है? इसके लिए 1 का है और रिएक्टिविटी फैक्टर 5 का है, तो 5 आ गया। प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है? 12 का है, सॉरी 9 का है, और रिएक्टिविटी फैक्टर 1 का है, तो ये आपका 9 आ गया। तो क्लियरली मेजर प्रोडक्ट क्या है? लेस स्टेबल फ्री रेडिकल से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है। क्लियरली देखिए रेशियो क्या आ गया? 5:9 का रेशियो आ गया। तो इसका मतलब ये आपका यहाँ मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया? माइनर प्रोडक्ट हो गया। आप रेशियो भी कैलकुलेट, रेशियो 5:9 का हो गया। परसेंटेज यहाँ रिलेटिवली आसान आ जाएगा, 5/5 + 9 × 100। ठीक है, यहां पे कैलकुलेट करना चाहिए हम लोग को वैसे। और ये अपॉन 9/5 + 9 × 100, ये लगभग कितना आ जाएगा? 5/14 × 100, 0.11 तो नहीं आएगा, 0.11 35 के आसपास। ठीक है, मान लेते हैं 35% हो गया और ये आपका क्या हो गया? 65%। ठीक है, चलिए इतना ही मान लिया जाए अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब फिर से समझा गया कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ क्या हो गया? 1 डिग्री से बनने वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहाँ डोमिनेट कर गया। अच्छा, फिर से एकदम क्लियरली, इसका मतलब जो हमने लिखा था कि जनरली मोर स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि जैसे जैसे Cl2 की रिएक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे ऐसे एग्जांपल भी बन जाएंगे जिसमें लेस स्टेबल फ्री रेडिकल से मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन अगर यही कैलकुलेशन हम Br2 के साथ करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार देखिए बस, यहां जब Br2HNO के साथ कैलकुलेशन करते हैं, यहां आपका ब्रोमीन आ जाता है और यहां आपका ब्रोमीन आ जाता है। तो यहां आप कैलकुलेट करिएगा तो 1 × 1600 और यहां क्या हो गया आपका 9 × 1 सेम। क्या मेजर प्रोडक्ट कौन है? ऊपर वाला, और बहुत ज्यादा है, 97-98% ही है। समझ में आ रही बात? काफी ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमिनेशन के केस में बात हमेशा सही है। अगर आप Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमेशा सही होगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा? तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी में भारी अंतर है, 1:82:1600। ठीक है, इसका मतलब Br2 क्या है? लेस रिएक्टिव, मोर सेलेक्टिव। मोर सेलेक्टिव किसके लिए? 3 डिग्री से रिएक्शन करना चाह रहा है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, हाँ वैल्यू दे के अगर आपको पूछ रहा है तो आप समझ जाएंगे करना क्या है। इधर ख्याल से क्लियर हो गया? तो ब्रोमिनेशन में हमको कैलकुलेट करना भी नहीं। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि ब्रोमिनेशन के केस में हमेशा ही सही होगा, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल मेजर प्रोडक्ट देगा। क्लोरीनेशन के केस में बात हमेशा सही नहीं हो सकती। यहां क्यों नहीं ये बात सही हुई? क्योंकि 1 डिग्री और 3 डिग्री में रेशियो बहुत भारी अंतर था, 1:9 का अंतर था। भाई 3 डिग्री हाइड्रोजन एक था और उसके कंपैरिजन में 1 डिग्री क्या थे? 9 थे, 1:9 का अंतर। इतना ज्यादा अंतर इसी एग्जांपल में क्रिएट किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसे लिमिटेड एग्जांपल होंगे जहां इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दें, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज क्लोरीनेशन पे भी मैक्सिमम जगहों पे क्या होगा? मोर स्टेबल फ्री रेडिकल मेजर प्रोडक्ट देगा, स्पेसिफिक एग्जांपल को छोड़। ठीक है, मेरे ख्याल से बात कंक्लूड हो गई हम लोग की।
ब्रोमिनेशन में हमेशा ही एक बात लिख लीजिए, इन ब्रोमिनेशन more stable free radical, in bromination more stable free radical will always give major product. More stable free radical will always give major product. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रोमिनेशन इज less reactive, more selective. Bromination is less reactive, more selective. ये भी एक फॉस्टर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आपस में रेशियो। ठीक है, तो पहले डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। कहां कहां प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, देखा जाए। ठीक है, एक तो ब्रोमीन आपने यहां लगा लिया, देखते चलते हैं। ब्रोमिनेशन नहीं, क्लोरीनेशन के लिए, ब्रोमिनेशन में तो खैर बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्लोरीनेशन Cl2 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेशियो जो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का जो रेशियो है रिएक्टिविटी का, सिंप्लिसिटी के लिए 1:3:5 ले लिया जाए। ये रिएक्टिविटी का रेशियो है। सॉरी, इसको कर ले रहे हैं, यहां पर क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, ब्रोमिनेशन के लिए कोई रेशियो कैलकुलेट करने का मतलब ही नहीं होता है। अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहता भी है तो जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला है वही आप पिक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा ही आने जा रहा है। अच्छा, ये 4 प्रोडक्ट समझ में आया। एक यहां ये दोनों सेम है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 का एरो लग गया, 4 प्रोडक्ट बना दिया। बस हमको क्या मल्टीप्लाई होगा ये बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इसके लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना होगा पहले प्रोडक्ट में? 3 होगा, 6 होगा कि 9 होगा? 3 के फेवर में कितने लोग हैं? 6 के फेवर में 6 होगा सर। क्या ये प्रोडक्ट 6 होगा, 6 into 1 होगा। ऑब्वियस बात है 6 होगा भाई, इसमें इतना दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। CH3 या आपका क्या है, CH3 दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन से सेम प्रोडक्ट देंगे, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या हुआ, 6 हाइड्रोजन है तो 6 का प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो गया। अब उसमें इसको नहीं काउंट कर लेंगे, ये है तो 1 डिग्री लेकिन ये अलग प्रोडक्ट दे रहा है लास्ट वाला, इसका प्रोडक्ट अलग है। 1 डिग्री है तो ये नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि 1 डिग्री काउंट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं, ये दोनों सिमिलर है, ये सेम प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर 6 का हो। बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। 1:5 हो गया, ये आपका क्या हो गया 2 into प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसके लिए 2 का और रिएक्टिविटी फैक्टर 3 का। इसके लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर 3 का, रिएक्टिविटी फैक्टर 1 का। तो ऐसे 2-3 सवाल हैं फर्स्ट में, आप कर ले जाइए, देख लीजिएगा काम। ठीक है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर माइनर आपसे नहीं पूछने जा रहा है। ठीक है, यहाँ ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली किसके लिए है कि भाई रेशियो क्या है। अगेन फिर से समझने की कोशिश करिए कि जनरली जहां हम लोग को क्लियरली मेजर माइनर की बात करनी होती है, आप क्वेश्चंस में भी देखेंगे वहां ब्रोमिनेशन कराते हैं लोग, क्लोरीनेशन अवॉइड किया जाता है। क्यों अवॉइड किया जाता है? क्योंकि मेजर माइनर में डिफरेंशिएशन खत्म होने लगता है, इसीलिए क्लोरीनेशन को अवॉइड करते हैं। ब्रोमिनेशन कन्वर्जेंस में आप देखेंगे ब्रोमिनेशन का ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि वहां को सोचना नहीं, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल मेजर प्रोडक्ट देना। ठीक है, चलिए, जितना भी कंसेप्ट रिलेटेड चीजें थी वो हो गई, और भी इसमें बातें हालांकि हैलोजिनेशन में। अब अगला पॉइंट क्या है, प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स या इनिशिएटर्स बोला जाता है। इनिशिएटर्स, प्रोमोटर्स या इनिशिएटर्स, ये क्या है?
अच्छा, जो आपका मैकेनिज्म था हेलोजनेशन का, जो मैकेनिज्म था, ठीक है, हेलोजनेशन में आप क्या करा रहे थे, फिर से RH का रिएक्शन आप करा रहे थे X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, आपका RX बन जा रहा है तो प्लस आपका HH बन जा रहा है। ये रिएक्शन हो रहा है HCl की प्रेजेंस में। आपने कुछ ऐसा ऐड किया जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, ठीक है, प्रोडक्ट और तेजी से बनने लगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशिएटर बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे, या आपका प्रोमोटर बोल देंगे, जो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करे और यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा दे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इनिशिएटर्स में लिखिए इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इनके एग्जांपल क्या है, पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड्स, कोई भी पेरोक्साइड अगर दे, जैसे फॉर एग्जांपल R2O2 लिखा हुआ है, या एक एग्जांपल अगर हम दें RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, तो लंबा चौड़ा कंपाउंड है, उससे मतलब नहीं, आपको पेरोक्सिल लिंकेज दिख गया, दीज आर पेरोक्साइड्स, और पेरोक्साइड्स को अगर आपने ऐड किया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जहां हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा एक और पॉपुलर कंपाउंड होता है R4PB, इसको बोलते हैं टेट्रा एल्किल लेड, या इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल है टेट्रा इथाइल लेड CH3CH2 4PB, टेट्रा इथाइल लेड, TEL बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। हो गया, यानी कंक्लूजन, देखिए बातें बहुत लंबी चौड़ी होंगी, कुछ मैकेनिज्म भी लिखेंगे, उसको कुछ नहीं याद करना है। पेरोक्साइड्स कैटलिस्ट का काम करते हैं, टेट्रा इथाइल कैटलिस्ट का काम करता है, हमारा काम इससे हो जाएगा। थोड़ा सा हम समझे क्योंकि मैकेनिज्म के बेस में कुछ सवाल दिए हुए हैं पोस्टर में, ठीक है, उनको समझाने के लिए अगर थोड़ा बहुत आइडिया दें क्यों ऐसा हुआ। तो आप पेरोक्साइड्स की खास बात क्या होती है पेरोक्साइड्स की, कि थोड़ा सा भी हमको हीट किए HCl प्रोवाइड किए तुरंत होमोलिटिक क्लीवेज कर जाता है, तो ये तुरंत होमोलिटिक क्लीवेज करने की प्रॉपर्टी रखता है, स्लाइट हीटिंग पे आपका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो यानी पेरोक्साइड्स की खास बात क्या, ये आपको फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड करते हैं, RO डॉट। मान लीजिए यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए हम डैश बना दें, ठीक है। अब RO डॉट बेसिकली रिएक्शन वही है, RO डॉट क्या आएगा, ठीक है, ये R' O डॉट, ये रिएक्शन करेगा, यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज करा के अगेन हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो R डॉट बन गया और प्लस क्या बन गया, R' OH बन गया। R डॉट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अचानक से आपने पेरोक्साइड ऐड किया और R डॉट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बात है फिर क्या करेगा, R डॉट Cl2 से H2 से रिएक्शन कर रहा है और RCl बना रहा है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, या RX बना रहा है, रेट बढ़ जाएगा, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपका RX बन रहा है उसके बनने का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि R डॉट का कंसंट्रेशन ये बढ़ाने जा रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होगा कि peroxides easily provide free radical which react with alkane to provide या to increase the concentration of R dot and hence rate of reaction increases। इसका कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, अब टेट्रा इथाइल लेड को समझ लेते हैं, ठीक है। अगेन ब्रैकेट में लिखिएगा, हो गया, ठीक है। थोड़ा तेजी से लिखे भाई, ये सब एक बार बस समझने का है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन करने में बहुत मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, टेट्रा इथाइल लेड, इस पे भी 2-3 सवाल पूछे गए, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड वैसे बड़ा कॉमन कंपाउंड पहले हुआ करता था, अभी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड को, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल वगैरह में उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्यों, उसको समझेंगे, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर ये सब आता है, लेकिन अभी सब कॉन्सेप्ट ऑब्सोल्यूट है, पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो इसीलिए वो सब डिस्कशन हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, रिएक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले टेट्रा इथाइल लेड के फॉर्मेशन की बात किया जाए
तो आपका CH3CH2Cl 4 मोल से रिएक्शन कराया Na4Pb, इसको बोलते हैं सोडियम लेड एलॉय, सोडियम लेड एलॉय। तो आपका बन जाता है Et4Pb प्लस आपका NaCl, 4 मोल ऑफ NaCl। यानी एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट में मिलेगा कि भाई टेट्राइथाइल लेड कैसे बनता है, तो सोडियम लेड एलॉय से रिएक्शन कराने पर बनता है। ठीक है, इसके बाद टेट्राइथाइल लेड की खास बात क्या है? ठीक है, Pb आपका यहाँ पर इथाइल, इसकी खास बात यह है कि थोड़ा सा आप इसको हीट करेंगे तो कार्बन और लेड का बॉन्ड तुरंत होमोलिटिक क्लीवेज कर जाता है। ठीक है, तो यानी इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सभी बॉन्ड एक साथ टूट जाते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और प्लस 4CH3CH2 डॉट, ये हमको मिल गया। यानी कहने का मतलब टेट्राइथाइल लेड फाइनली क्या प्रोवाइड करा दिया, आर डॉट प्रोवाइड करा दिया। आर डॉट का कंसंट्रेशन या C2H5 डॉट का कंसंट्रेशन इससे बड़ा है, जैसे पेरोक्साइड आर डॉट प्रोवाइड कर रहा था, ये आपका आर डॉट प्रोवाइड किया, या CH3CH2 डॉट, या इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आर डैश डॉट बोल दिया जाए। आर डैश डॉट क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए, आर डैश डॉट और H2 से रिएक्शन करेंगे, यहां होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा और क्या बना देगा, आर डैश एक्स और प्लस आपका एक्स डॉट। तो इसने क्या किया, एक्स डॉट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, और एक्स डॉट का कंसंट्रेशन बढ़ना, अब एक्स डॉट भी क्या करेगा, आरएक्स से रिएक्शन करेगा। एक्स डॉट क्या करेगा, जो इनिशिएशन स्टेज में एक्स डॉट प्रोड्यूस कर रहे थे उसका कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ गया, तो आरएक्स से रिएक्शन करके बार बार रिएक्शन को तेजी से कंडक्ट करा के आरसीएल का फॉर्मेशन या आरएक्स का फॉर्मेशन करेगा। ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत सुपरफिशियली कनेक्ट बस कर लीजिए कि टेट्राइथाइल लेड कैसे बनता है, सोडियम लेड एलॉय से रिएक्शन कराने पर। टेट्राइथाइल लेड की खास बात, वो इथाइल फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है, आसानी से होमोलिटिक क्लीवेज कर जाता है कार्बन लेड का बॉन्ड। और इथाइल फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल ऐड जैसे ही हुआ वैसे ही रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, चाहे आप आर डॉट का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, चाहे आप एक्स डॉट का कंसंट्रेशन बढ़ाइए, कोई फर्क नहीं, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इनिशिएटर्स की बात होगी, 3 एग्जांपल आपके पास हो गए, इनिशिएटर्स या प्रोमोटर्स या कैटलिस्ट बोल दीजिए। जब इनिशिएटर्स की बात करेंगे तो फिर इनहिबिटर्स, मतलब आपका रिएक्शन हो रहा है, कुछ ऐसा ऐड कर दीजिए कि रिएक्शन रुक जाए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बंद होने की तरफ आ जाए, तो ये काम करता है O2। O2 इज एन इनहिबिटर। O2 इनहिबिटर कैसे, इसको समझने की कोशिश करिए। जब आप रिएक्शन करा रहे थे तो आपके पास आर डॉट मिला था, आर डॉट बना, ठीक है, आर डॉट क्या करता है, Cl2 से या H2 से रिएक्शन करके O2 से रिएक्शन करने लगता है, O2 का बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज करता है और यहाँ बॉन्ड बन जाता है। यानी आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, ROO डॉट, और फिर ये आर डॉट से रिएक्शन कर सकता है और आपका क्या बन जाएगा, ROOR। यानी आपका क्या हो गया, फाइनली आर डॉट का कंसंट्रेशन अचानक से घट जाएगा। आपने O2 ऐड किया और आर डॉट O2 से रिएक्शन करने लगा, अचानक से घट जाएगा। लेकिन यहां देखते हुए आपको एक बात और समझ में आनी कि रिएक्शन शुरू में तेजी से घटता है, फिर अचानक से बढ़ जाता है। क्यों, पेरोक्साइड बन गया जो कैटलिस्ट का काम कर देता है। ठीक है, यानी यहां भी एक स्टेटमेंट क्या हो गया, एक तो पहली बात ये इनहिबिटर है, दूसरा पॉइंट कि इनिशियली द रेट ड्रॉप बट इंक्रीजेस आफ्टर सम टाइम बिकॉज पेरोक्साइड फॉर्म एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है, लिख लीजिए इस पॉइंट को। लीजिए, इनिशियली रेट डिक्रीजेस, initially rate decreases but increases after some time, due to formation of peroxide,
ठीक है, एक तो इनिशिएटर डिस्कस कर लिया, प्रोमोटर डिस्कस कर लिया, प्रोमोटर्स या इनहिबिटर्स, इनकी बात हो गई। इसके बाद अच्छा, इसके बाद क्या है कि हैलोजिनेशन के लिए आप इस्तेमाल क्या करते हैं, X2 इन प्रेजेंस ऑफ H2। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट हैं जो हैलोजिनेशन के लिए अलग से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, इस बात को लेके देयर आर सम स्पेसिफिक रिएजेंट्स, there are some specific reagents which will conduct halogenation on heating or in presence of peroxide, on heating or in presence of peroxide। दो एग्जाम्पल यहां हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे अगर आप RH का रिएक्शन करा रहे हैं SO2Cl2 से कहा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड आपका क्या हो गया, R-2O2 हो गया, समझ रहे पेरोक्साइड। ठीक है, या सिंगल हो रहता तो ईथर हो जाता, या HNO या हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो भी प्रोवाइड करें तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रमोट करेगा। तो पेरोक्साइड ऐड करिए तब पर भी ठीक है, नहीं भी ऐड करेंगे तब पर भी ये ठीक है हैलोजिनेशन कराने जा रहा है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका RCl बनता है। अब यहां भी इसका मैकेनिज्म लिख के हम आपको एक्सप्लेन करें इसको। दिक्कत यहीं से धीरे धीरे शुरू होती है, ढेर सारे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिखते जाते हैं और फिर इनिशियल जो आपने पढ़ा उसमें कंफ्यूजन आने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, आपने इतना सीख लिया SO2Cl2 इस्तेमाल किया जाता है, RCl बनता है। हाँ, उसको कनेक्ट करने के लिए एक बार मैकेनिज्म जरूरी है। देखा जाए यहाँ क्या होता है, फिर से वही बात, हमको R2O2 से क्या मिलेगा, R-O, यहाँ मिल जाएगा RO डॉट, ये पहले लिख लिया हमने, आराम से ये फ्री रेडिकल प्रोवाइड कर देगा। अब ये रिएक्शन करेगा आपका, अगर रुक जाइए, ठीक है, पहले हमको लिखने दीजिए। RH से रिएक्शन किया तो इसने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया, R-OH बन गया और प्लस आपका R डॉट बन गया। ठीक है, ये कैटलिस्ट है स्मॉल अमाउंट में, R डॉट आपका बन गया। अब ये R डॉट SO2Cl2 से रिएक्शन करने जा रहा है। अब SO2Cl2 का स्ट्रक्चर देखा जाए, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, H डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये आपका Cl हो गया। ये अगेन कार्बन सल्फर क्लोरीन के बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीवेज करा देता है, यानी यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया क्या, RCl प्लस आपका सल्फर पे ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां अगर बना लिया सल्फर पे ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड और यहाँ Cl है, तो साथ ही साथ यहाँ क्या होता है, क्लोरीन का भी बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज करके टूट जाता है। यानी बेसिकली कन्वर्ट किसमें हो गया, ये कन्वर्ट हो गया SO2 और प्लस आपका Cl डॉट। ठीक है, अब Cl डॉट का क्या काम है, Cl डॉट दोबारा RH से रिएक्शन करेगा, जो रिएक्शन आपने पहले पढ़ा। ठीक है, फिर से क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। यानी मोर और लेस कहने का मतलब क्या होगा, आपको प्रोडक्ट साइड में क्या क्या दिखेगा, RCl दिखेगा प्लस एक एडिशन कर सकते हैं SO2। समझ में आई बात, SO2 प्लस, ठीक है, इस टाइप से प्रोडक्ट दिखेगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि SO2Cl2 से क्या होता है, जैसे Cl2 से हैलोजिनेशन होता था वैसे ही SO2Cl2 भी हैलोजिनेशन कराता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कराता है। साथ में कैटलिस्ट ऐड करिए चाहे मत करिए, रिएक्शन आपको उसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, अगर मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं, ये सब नहीं याद रहेगा। बेटा दें हो गया होगा। एक लास्ट इसमें रिएक्शन देखा जाए, लास्ट एक है RH
प्लस आपका हीटिंग या एचनिंग या आपका पेरोक्साइड, और आपका आरसीएल बन जाएगा। इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड बेसिकली HOCl का नाम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है। तो HOCl में H की जगह आपने ग्रुप लगा दिया, तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल और हाइपोक्लोराइड। HOCl इज हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अगेन ऐसा जहां भी आपको फॉर्मूला में क्वेश्चन दिखेगा ऐसा स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि RH और उधर क्या लिख देना है, RCl लिख देना है। यहां भी मैकेनिज्म समझा जा सकता है, ठीक है, छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है। हम आपको तमाम इसमें मैकेनिज्म समझाते चले जाएं और आप उसी में चलते चले जाएं तो कोई मतलब नहीं। इससे पहले वाला भी जो लिखा है हमने मैकेनिज्म SO2Cl2 के साथ, उसको भी कई वेरिएशन में लिखा जाता है, ठीक है। वन ऑफ द वेरिएशन हमने लिखा उसका, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, ये आपने याद किया तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होगा आपके पास कि देयर आर सम अदर रिएजेंट्स व्हिच विल परफॉर्म सेम रिएक्शन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, और आपका एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग आ सकते हैं इसके अलावा जो रिएक्शंस थे उनकी बात कर लेते हैं। हैलोजिनेशन कंप्लीट नहीं, हैलोजिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ। बी ऑप्शन क्या था, नाइट्रेशन। अब इसको जल्दी से लिखते हैं, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन भी लिखा था। सब्स्टिट्यूशन में 3 रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अच्छा, अब ये रिएक्शन क्या है जरा समझा जाए पहले। RH का रिएक्शन करा रहे हैं HNO3 के साथ और 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराया जाता है। 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको बोला जाता है वेपर फेज नाइट्रेशन। ये नॉर्मल सोल्यूशन में नहीं हो रहा है, वेपर फेज में हो रहा है, ठीक है। और वेपर फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, इतनी हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होने जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन, वेपर फेज नाइट्रेशन, वेपर फेज नाइट्रेशन। इसको याद करने का तरीका इस तरीके से हो जाता है कि OH लिख दिया और यहाँ NO2 लिख दिया, ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में, तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाता है वो RNO2 होता है। ठीक है, बहुत लिमिटेड स्कोप होता है क्वेश्चंस के, लेकिन फर्स्ट टर्म में क्वेश्चंस है। तो RNO2 का फॉर्मेशन हो गया, एनसीईआरटी में भी रिएक्शन डिस्कस किया गया, RNO2 का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप मैकेनिज्म की बात यहां समझें, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म यहां आइडिया किया जाए तो NO2 का यहां कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। हीटिंग हो रही है वेरी हाई टेम्परेचर, तो आपका बन गया OH डॉट प्लस आपका NO2 डॉट। अब यहां भी एग्जैक्ट मैकेनिज्म न लिख के हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन लिख रहे हैं। OH डॉट का क्या काम होगा, तो OH डॉट आपको पता है RH प्लस आपका OH डॉट, तो ऑब्वियस सी बात है यहां बॉन्ड को तोड़ के आप क्या बना लेंगे, यहां H2O बना लेंगे, तो आपका R डॉट हो गया प्लस आपका H2O हो गया। फिर R डॉट का रिएक्शन NO2 डॉट से करा दिया। अब यहां थोड़ा गड़बड़ लिखा हमने, क्योंकि ऐसा नहीं कि NO2 डॉट करके वेट कर रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन अभी समझ लीजिए कि आपका क्या बन गया, RNO2 का बन गया, RNO2 फॉर्मेशन हो गया। फिर से समझिए, रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसको आपका होमोलिटिक क्लीवेज करा दिया, OH डॉट NO2 डॉट बन गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर फेज में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, ठीक है। आपने बॉन्ड का OH डॉट जो है वो हाइड्रोजन को निकाल के H2 बनाएगा, एक नॉन प्रोडक्ट की बात करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे भाई OH डॉट डायरेक्ट यहां रिएक्शन कर गया और H डॉट मिल गया, नहीं,
तो नोन प्रोडक्ट्स हैं, स्टेबल प्रोडक्ट्स, उनके टर्म्स में सोचना है आपको। तो H2O प्लस RO डॉट बेसिकली तो रिएक्शन HNO3 से करता है, लेकिन हम लोग NO2 डॉट डायरेक्ट लिख के RNO2 का फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है। अब एक तो समझ में आ गया कि भाई H हट के NO2 लगता है, इसको आप यहां से भी ऐसे याद कर लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका ड्रॉबैक क्या है इस रिएक्शन में, बहुत ज्यादा इसमें स्कोप नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाने का। क्योंकि जैसे अगर हम CH4 की बात करें और HNO2 से रिएक्शन, सॉरी HNO3 लिखा था ना, हाँ, HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3NO2, एक प्रोडक्ट मिला। अगर यही रिएक्शन आप इथेन से कराएंगे, CH3CH2, CH3CH3 इथेन से HNO3 हाई टेम्परेचर पे हीट करें 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां एक समस्या क्या आती है, पहले सुन लीजिए। समस्या ये आती है कि आपने ये कंफ्यूजन ड्रॉ किया कि यहां से NO2 डॉट जोड़ देंगे, यहां जोड़ देंगे, यहां जोड़ देंगे, दोनों सेम है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया CH3CH2NO2। लेकिन इस हाई टेम्परेचर पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी होमोलिटिक क्लीवेज कर जाता है। तो इसका मतलब अगर ये टूट गया DC तो क्या मिल गया आपको, CH3 डॉट, और CH3 डॉट के कॉम्बिनेशन में एक और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CH3NO2। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने लगता है, इसलिए यूजफुल रिएक्शन नहीं। हाँ, क्वेश्चन लोग बना देते हैं कि इथेन का आपने वेपर फेज नाइट्रेशन कराया, व्हाट आर द पॉसिबल नाइट्रो प्रोडक्ट्स, तो दो बनेंगे, प्रोडक्ट दो बन जाएंगे, एक तो यहाँ डायरेक्ट NO2 लगा दीजिए और दूसरा क्या है, इसको तोड़ के CH3 डॉट से जोड़ लीजिए, यानी दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें बना के। At such a high temperature, carbon-carbon bond also breaks. At such a high temperature, carbon-carbon bond also breaks. तो इसका मतलब प्रोपेन के कितने नाइट्रो डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, सोच समझ के आंसर दीजिएगा भाई। प्रोपेन को HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, व्हाट आर द पॉसिबल नाइट्रो डेरिवेटिव्स, सोच नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपको 4 बनेगा, ठीक है, 4 बनेगा। कौन कौन सा दिखाते हैं, यहां पे NO2 आ गया, 1 2 3 बीच में NO2 आ गया, और बताइए होमोलिटिक क्लीवेज कराना है कार्बन कार्बन का, तो सिमेट्रिकल एक ही जैसा इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों से प्रोडक्ट बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे NO2 हो गया और प्लस 1 कार्बन, यहाँ NO2 हो गया, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके अलावा कोई स्कोप नहीं इसमें क्वेश्चन पूछने का, इससे कार्बन बढ़ाना नहीं, वो भी बेकार है, सिंथेटिक यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। यानी एक बात और समझ लीजिए कि अगर हमको RNO2 जैसा कंपाउंड बनाना है तो उसका मैकेनिज्म वेपर फेज नाइट्रेशन नहीं होता, अदर रिएक्शंस, इससे बेटर रिएक्शंस अवेलेबल हैं जिससे हम लोग नाइट्रो कंपाउंड बनाएंगे आगे चल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी एक रिएक्शन हम लोग ने पढ़ लिया वेपर फेज नाइट्रेशन, अगेन नॉर्मल नाइट्रेशन, इट इज अ वेपर फेज नाइट्रेशन 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नॉर्मल रिएक्शंस की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं। अगेन फिर से वही बात, H2SO4 के साथ रिएक्शन, और फिर से वही कंडीशन 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, अगेन वेपर फेज सल्फोनेशन। तो इसको भी याद करने का तरीका आप इसको ऐसे लिख लीजिए, OH और SO3H, यानी फाइनली लगेगा क्या, RSO3H। इसमें भी कुछ वैसा ही मैकेनिज्म होगा जिसको नहीं लिखते हैं, इसकी भी समस्या वही है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा इसमें, ठीक है। ठीक है, तो हैलोजिनेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अच्छा, इतना डिस्कशन से कंप्लीट बात हो गई, आप जहां भी कोई भी सवाल उठाएंगे हो जाएगा,
कहीं किसी कक्षा का सवाल उठा लीजिए, वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना डिस्कशन के बाद अब बात वही है कि भाई धीरे धीरे समय का कंस्ट्रेंट होने लगता है, तो हम लोग चीजों को और कंसाइज करते हैं। बातें तो पूरी ही बताएंगे लेकिन कंसाइज करके बताएंगे। अच्छा, इसके बाद अभी और भी बातें हैं। एनसीईआरटी की बात अगर की जाए तो सेकंड रिएक्शन आपका क्या था, कंबशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीडेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एक्सेस ऑफ O2, एक्सेस ऑफ O2। ये आपको बोला था पढ़ने के लिए, CH2H का रिएक्शन करा रहा है O2 के साथ, तो एक्सेस ऑफ O2 में प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 प्लस H2O। बैलेंस वगैरह आप कर लेंगे। चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, उसके कंबशन का रिएक्शन O2 के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। डेल्टा H इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक। तो हीट रिलीज इज कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, तो हीट ऑफ कंबशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे डबल बॉन्ड में बनाया था वैसे बताइए। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर कार्बन एटम काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो उसका प्रेफरेंस देंगे। और फॉर सेम कार्बन एटम प्रोपोर्शनल टू 1/, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन में पर कार्बन बोल रहा है या सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तब आप स्टेबिलिटी की डायरेक्ट बात करिएगा। ठीक है, यहां लिख लेते, फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। Arranging decreasing order of heat of combustion. Arranging decreasing order of heat of combustion. यहाँ क्या हो जाएगा, ABC नंबर ऑफ कार्बन एटम में डिफरेंस है। यहाँ कार्बन की संख्या बराबर है, 5 5 और 5 कार्बन एटम। ठीक है, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, हीट ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए। ये क्लियर हो गया, पिछले वाले में डिफरेंट कार्बन एटम, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में आप क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका क्या है। अच्छा, एक चीज समझिएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर साइक्लिक सिस्टम में बात किया जाए तो साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है,
उसके बाद साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद साइक्लोप्रोपेन होता है। साइक्लोप्रोपेन तो बड़ा अनस्टेबल होता है। रीजन क्या है? एंगल स्ट्रेन है। ठीक है, हालांकि देखिए इसमें भी एंगल आपको गड़बड़ दिख रहा होगा। ठीक है, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं दिख रहा है, लेकिन वो कुछ दिन बाद दिख जाएगा। ठीक है, तो फिर से समझा जाए, एंगल स्ट्रेन इश्यू होता है और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। अभी के लिए याद कर लीजिए कि साइक्लोहेक्सेन सबसे स्टेबल होता है, उसके बाद साइक्लोपेंटेन होता है, और साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल होते हैं, उसमें भी सबसे अनस्टेबल साइक्लोप्रोपेन होता है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो कार्बन की संख्या बराबर है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। ये सबको क्लियर है? ठीक है, कार्बन की संख्या बराबर है तो साइक्लोप्रोपेन में अनस्टेबिलिटी है, तो अनस्टेबिलिटी है तो एनर्जी एक्सेस में ऊपर है, और आना कहाँ है? CO2 प्लस H2 में। तो जितना आप एनर्जी एक्सेस के ऊपर रहेंगे उतनी ज्यादा आप एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि नीचे का बेस लाइन क्या है? सेम है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा इसमें भी हीट ऑफ कंबशन अगर हम पूछते तो क्या ऑर्डर होता? ए बी सी डी। हीट ऑफ कंबशन पूछते तो क्या आंसर आता? ABCD होता। अरे पहला पॉइंट का प्रेफरेंस है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम जब तक जाते हैं तब तक कोई दिमाग नहीं लगाना है। जब सेम कार्बन के लिए पूछेगा तब उसको दिमाग लगाना। तब इसको क्वेश्चन करते हैं, इस पे आते हैं पहले। तो यहाँ का आंसर हो गया CBE हो गया। यहाँ बताइए ABC। सबको क्लियर है? अरे देखिए, देखने में क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है। इसमें क्या है? 3 3 6 6 कार्बन, 5 कार्बन हो गया और 4 कार्बन हो गया। लेकिन आप एग्जाम का प्रेशर समझने की कोशिश करिए। जो लोग जे एडवांस परसों नर्सों देने जा रहे हैं, ठीक है, जिनका 99% के ऊपर है, परसेंटाइल के ऊपर है, वो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा। समझ में आ रही बात? इतना प्रेशर में आदमी रहता है कि ये बात सिंपल से दिमाग में नहीं आ रही है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम में वेरिएशन है और डायरेक्ट उसकी प्रोपोर्शनलिटी है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसीलिए सिंपल चीजों को आप समझिए, उसमें दिमाग लगाइए। जहां भी इस टाइप के मैकेनिज्म ब्रैकेट में करते चलना है, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है ब्रैकेट वाली चीजों को पूरा एकदम दिमाग लगा रहा है। सर ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, हाँ हो सकता है, सुन लीजिए होगा, लेकिन उसे क्या मतलब है आपको? ठीक है, तो कोई अननेसेसरी दिमाग नहीं लगाना, सिंपल चीजों को एकदम प्लेन लॉजिक। अच्छा, फिर से चौथा क्वेश्चन अगर दिया जाए, हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन एटम, पर कार्बन एटम, ये क्वेश्चन है। हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन एटम, हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन एटम। सवाल तो यहां तक पूछ रहे हैं कि सर मेटा पोजीशन से सिर्फ -I इफेक्ट कैसे लगता है। ठीक है, जबकि जबरदस्त आप कठिन से कठिन सवाल दीजिए कर ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब यहां तक डाउट आता है कि सर मेटा पोजीशन से -I इफेक्ट क्यों लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आप लोग से पूछे तो आप लोग बता ले जाएंगे, 10 लोग ही बता पाएंगे ढंग से। समझ में आ रही बात? ठीक है, सुनने में तो सब बोलेगा हाँ हाँ -I इफेक्ट लगता है, लेकिन सब लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए चीजों को आप सुनिए, ढंग से उसको एब्जॉर्ब करिए। सारा एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ उसी पे बेस था। ठीक है, ये देखा जाए। और इससे समस्या कब आती है? जब आपका ज्ञान बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तब दिक्कत आने लगेगी। ठीक है, तब छोटी छोटी चीजों पे भी, बेसिक चीजों पे आप डाउट करने लगेंगे। हाँ बताइए इसमें हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन एटम। तो यहाँ देखिए, यहाँ बेसिकली हमने सीखा क्या था, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया और ये W हो गया। हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो आपने कहा ये हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर हम पूछे X/6, Y/5 और Z/4 और यहाँ क्या है W/3, ये पूछ रहे हैं, तो अगेन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों भाई? इसका एक कार्बन एटम तो ज्यादा ही एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि इसमें क्या है? जबरदस्त एंगल स्ट्रेन है। समझ मेरी बात? तो फिर से वही लॉजिक हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर बात? ठीक है, ये अनस्टेबल है तो पर कार्बन एनर्जी क्या करेगा? ज्यादा रिलीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन एटम या कार्बन की संख्या बराबर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, को इसमें दिमाग लगाना ही नहीं। और नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें हमेशा डोमिनेट करता है।
अगर ओवरऑल हीट ऑफ कंबशन आपसे पूछा जाए। एक पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, इनफैक्ट इस बात को समझने की कोशिश करिए, ये एंगल स्ट्रेन वगैरह तो बात के इश्यू है, ठीक है। जैसे ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन एटम अगर साइक्लोहेक्सेन का कम है इन कंपैरिजन टू साइक्लोपेंटेन, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो मान लीजिए 100 साल पहले पता चल गई, ठीक है। तो उन्होंने कंक्लूड कर लिया था कि भाई साइक्लोहेक्सेन की तुलना में साइक्लोपेंटेन क्या है, सॉरी साइक्लोपेंटेन की तुलना में ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। भाई इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें कम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। और इसकी एग्जैक्ट स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, ठीक है, वो पता लगाने में 100 साल और लग गया कि भाई आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि भाई एग्जैक्टली इसका चेयर कन्फर्मेशन एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, तब समझ में आया कि भाई एक्चुअल में इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का ही होता है, क्योंकि इससे पहले इसको प्लेनर मान के बॉन्ड एंगल जो कैलकुलेट किया जाता था वो एक्चुअल में इसका बॉन्ड एंगल नहीं था, तो एक्सेप्शन की तरह याद किया जाता था, ठीक है। चलिए इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो स्टेबिलिटी को बता दे रही है कि अगर ये कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, ज्यादा ये और ज्यादा, मतलब ये साइकिल क्या है, अनस्टेबल है। ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन एटम, तो इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, एमंग आइसोमेरिक एल्केन्स, एमंग आइसोमेरिक एल्केन्स among isomeric alkanes stability increases with branching, stability increases with branching। तो आपका पेंटीन 2 मिथाइल ब्यूटेन और डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, हीट ऑफ कंबशन क्या ऑर्डर होगा, तो ब्रांचिंग के साथ पहली बात तो ये चेक कर लीजिएगा कार्बन की संख्या बराबर है, तो बराबर हो गया, आइसोमेरिक है, तो ब्रांचिंग के साथ स्टेबिलिटी बढ़ते हुए हीट ऑफ कंबशन घटता है। तो आपका सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। इनफैक्ट हालांकि रिवर्स है कि भाई हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू आई और फिर समझ में आया कि भाई इसकी तो हीट ऑफ कंबशन वैल्यू कम है और इसकी ज्यादा है, तो ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन आपको हीट ऑफ कंबशन पे दिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद हीट ऑफ कंबशन के बाद ये तो एक्सेस सप्लाई ऑफ O2, सेकंड इसमें पॉइंट है लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई, ठीक है। तो CxHy हो गया प्लस O2 लिमिटेड अमाउंट, तो लिमिटेड अमाउंट में प्रोडक्ट फिक्स नहीं होगा, प्योर कार्बन भी मिल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा बहुत मिल सकता है, फिर कार्बन ब्लैक, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 कार्बन ब्लैक इज फाउंड, प्योर कार्बन, जिसको प्रिंटर्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो प्योर कार्बन यहां से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। और तीसरा आपका है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब कि विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, तो विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट में 2-3 कैटलिस्ट आते हैं, एक तो कॉपर आता है, दूसरा मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तीसरा मैग्नीज एसीटेट। क्या एनसीईआरटी से पढ़े? टाइम वेस्ट करने से बढ़िया हम तुरंत लिख दें तीनों रिएक्शन। अब एग्जैक्टली बैलेंस इक्वेशन हमें नहीं आ रहा, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू कैटलिस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बैलेंस इक्वेशन नहीं पूछा जाता, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट, तो डायरेक्ट हम उसको लिख देते हैं। तो CH4 बैलेंस इक्वेशन की जरूरत बहुत नहीं है, कॉपर 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर भी आप याद कर सकते हैं,
कॉपर कैटलिस्ट, तो ये आपका मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, CH3OH। मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो मीथेन का रिएक्शन आप करा रहे हैं किसके साथ, कॉपर कैटलिस्ट, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया। मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो गया तो क्या हो गया आपका, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। और इथेन का रिएक्शन किसे कराते हैं, मैग्नीज एसीटेट से करा रहे तो आपका क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बस इतना इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, जो कि इतना आसान नहीं है। कुछ लोग इसमें भी आएंगे सर ये मैकेनिज्म थोड़ा बता देते इसमें, तो याद करने में आसानी होती। कोई ऐसा मैकेनिज्म कहीं डिफाइन करके नहीं लिखा गया है और न जानने की जरूरत है। देखा जाए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट और कि अगर आप CH4 का रिएक्शन करा रहे हैं, एक दो रिएक्शन और या मान लीजिए इन जनरल कोई एल्केन आपने लिया है, इसका रिएक्शन आप H2O से करा रहे हैं, टेम्परेचर आपका क्या 1273 केल्विन, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटलिस्ट, तो बनता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस या सिन गैस। सिंथेसिस गैस या सिन गैस। या 1270 केल्विन, चेक कर लीजिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, H2 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको हाइड्रोजन चैप्टर में रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां एक और नाम आता है, एक तो सिन गैस का प्रिपरेशन, दूसरा कुछ याद है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वहां रिएक्शन क्या है एनसीईआरटी का, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इसका फर्दर रिएक्शन करा के O2 से आप इसको कार्बन H2O से फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, या वहां चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्टली उस पर कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिन गैसिफिकेशन रिएक्शन, उसके बाद वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। RH की अगर बात करें, ध्यान से समझिएगा, RH की अगर बात करें तो एल्केन्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं बाय कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल KMnO4, तो KMnO4 या K2Cr2O7 दीज आर कॉमन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, लेकिन एल्केन पे कोई इफेक्ट इनका नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एल्केन के पास 3 डिग्री CH बॉन्ड है तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, एल्केन्स आर resistant to oxidation, alkanes are resistant to oxidation but alkane containing 3 degree hydrogen, but alkane containing 3 degree hydrogen is oxidized to corresponding alcohol, is oxidized to corresponding alcohol by KMnO4, K2Cr2O7,
KMnO4 K2Cr2O7। इस प्रकार के जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, KMnO4 K2Cr2O7। फिर से इसको एक एग्जांपल से याद करिएगा क्योंकि यही एग्जांपल पूछा ही जाता है। जैसे इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या है, 3 डिग्री कार्बन, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। वैसे एल्केन पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आइए KMnO4 K2Cr2O7, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन है या K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। अच्छा, इसको भी एक लॉजिक से दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, एल्केन में वो ऑक्सीडेशन कराना तो चाह रहा है लेकिन CH बॉन्ड मजबूत होता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। CH बॉन्ड रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ऐसे वो नहीं टूटेगा। लेकिन आपको पता है 3 डिग्री CH बॉन्ड कमजोर होता है। भाई बॉन्ड एनर्जी का तरीका क्या था, होमोलिटिक क्लीवेज करा के आप यहाँ बॉन्ड एनर्जी चेक कर सकते हैं। तो 3 डिग्री CH बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है, और कमजोर बॉन्ड है तो वो टूटेगा और ऑक्सीडाइज होकर OH में चला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है, इसीलिए क्या होता है, ये टूट जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। इसी प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से भी समझिएगा, जब हम लोग फिनॉल चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के, तो फिनॉल को बनाया जाता है, मेथड होता है फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। तो उसमें भी इसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो रिएक्शन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, या एक पॉइंट लिख दे रहे हैं इसमें। इवन हमने आपको क्या बताया कि अगर ये बॉन्ड कमजोर है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहां अगर बात करें तो ये जो CH बॉन्ड है ये क्या है, काफी कमजोर है। क्यों? क्योंकि एक तो 3 डिग्री और दूसरा में ऑड इलेक्ट्रॉन बनेगा तो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये CH बॉन्ड क्या एक्सेप्शनली कमजोर हो जाता है, काफी कमजोर है। तो इनफैक्ट इसको O2 की प्रेजेंस में ही या एयर की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, ठीक है। सिंपली आप एयर ले आए और ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों ऑक्सीडाइज हो गया? क्योंकि CH बॉन्ड क्या है, काफी कमजोर है, ठीक है। एरोमेटिक जो है फ्री रेडिकल बॉन्ड एनर्जी काफी कम है, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है ऑक्सीडेशन के बाद। उसका भी मैकेनिज्म अपना है, लेकिन वो सब नहीं। आसानी से ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी वो खाली डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को क्यूमीन बोला जाता है, CUMENE, और इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन को वैसे क्या बोलते हैं, मिथ प्रोप आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, कंसेप्ट से इसको आप याद रखेंगे। कंसेप्ट क्या बताया हमने कि ये 3 डिग्री CH बॉन्ड कमजोर होता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीडाइज कर लेंगे, और कमजोर हो जाएगा तो एयर भी ऑक्सीडाइज कर देगा उसको, ठीक है। और क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड हमको मिल जाता है आसानी से। बदल गई। अच्छा, क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया फिर से? ऑक्सीडेशन की बात कर लिया, ऑक्सीडेशन में कंप्लीट कंबशन, उसमें हीट ऑफ कंबशन कंपेयर कर लिया। सेकंड, लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2। थर्ड, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद आपका एयर के साथ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7 किस कंडीशन में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कब कन्वर्ट करेंगे। बाकी ये एक्स्ट्रा रिएक्शन आपने देखा। इसके अलावा तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या था, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन इसमें लिख लीजिए, स्ट्रेट चेन एल्केन्स, स्ट्रेट चेन एल्केन्स are converted to, straight chain alkanes are converted to branch chain alkanes. Straight chain alkanes are converted to branch chain alkanes by anhydrous CH3 plus HCl.
एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं AlCl3 प्लस HCl गैस, वाटर नहीं रहेगा। सर वीडियो चालू नहीं हुआ दोबारा। वेट करिए थोड़ा, ये क्या हुआ भाई? चलिए से ठीक है, स्टार्ट नहीं हो। आइसोमराइजेशन एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl। अच्छा देखिए, इसमें बस आपको एक तो कैटलिस्ट याद रखना है, दूसरा जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन का क्या स्कोप है समझा जाए। ठीक है, 5 या मान लीजिए 6 कार्बन लेते हैं। ठीक है, ऐसा एक स्ट्रेट चेन एल्केन है, एरो के ऊपर लिखा हुआ है एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, या एग्जाम में तो सिर्फ AlCl3 प्लस HCl लिखा रहेगा, आप समझ जाएंगे ये क्या है, आइसोमराइजेशन। तो इसका आइसोमर आप बना लीजिए, क्या क्या बना सकते हैं 6 कार्बन का, तो 1 2 3 4 5 ये स्ट्रक्चर बन गया, या एक कार्बन कम ही कर देते हैं, ज्यादा आइसोमर बनाने का फायदा नहीं। 1 2 3 4 5 3 4। अच्छा और क्या बन सकता है, और एक ऐसा बना सकते हैं ये ना। अच्छा क्या नहीं बनेगा इसमें, ऐसे समझिए 1 2 3 4 और मान लीजिए हमें 5 बना दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आइसोमर नहीं, क्योंकि आइसोमर नहीं है। ठीक है, डिग्री बना गया तो इसका आइसोमर वो नहीं, तो इसका आपको आइसोमर बना देना, बस सिंपल सी बात है। ब्रांचिंग के साथ इसके जितने आइसोमर हो सकते हो प्रोडक्ट होंगे। मेजर माइनर का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन यही पूछ देते हैं भाई एन पेंटेन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोडक्ट ऑफ आइसोमराइजेशन रिएक्शन, तो आपका वो नहीं होगा प्रोडक्ट क्लास वाला, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर करेगा। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, तो जल्दी से लिखेगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि जैसे हम CH4 दे दें या आपका CH3 दे दें, थर्ड में आपका N प्रोपेन दे दें और आपका N ब्यूटेन, और क्वेश्चन दे दें कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड बाय एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, तो ऑब्वियसली बात है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का तो कोई ब्रांचिंग होगा नहीं, इसका मतलब इफेक्ट नहीं होने जा रहा है। ठीक है, N ब्यूटेन से इफेक्ट शुरू हो जाएगा, उसका ब्रांच बना सकते हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट